कितने बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जिन्हें अपनी औलाद को खुद दफनाना पड़ता है। हमने अलग होकर बड़ा गलत फैसला किया इफ्तिखार। मलिक शाहजमान से तुम्हारी शादी का फैसला भी कोई अच्छा फैसला नहीं था। तुमने अपने वसीयत के इरादे से मुझे आगाह क्यों नहीं किया? तुम्हें कैसे पता चला? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं अनाया। अब क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे इस एक फैसले की वजह से मारिया की जान चली गई। क्या फर्क पड़ता है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बात ना करूं तो क्या बात करूं? क्या ये इत्तेफाक है कि जिस दिन तुमने अपनी वसीयत में अपनी बेटी का नाम लिखा है उसके बाद ये हादसा पेश आ गया? मैं तुम्हें मारिया की मौत की जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराने दूंगी। क्या फर्क पड़ जाएगा अनाया? क्या फर्क पड़ जाएगा जिम्मेदारी लेने या ना लेने से? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुम्हारी बेटी की जान गई है। मलिक शाहजमान को तो अपने दिन अब गिनने ही पड़ेंगे। साथ साथ तुम भी दिन गिनना शुरू कर दो इलेक्शन के, क्योंकि हमारे बीच हुई हुई डील को ना मैं भूला हूं ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा अनाया बेगम। आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी मुझे। सारे फैसले करने के बाद मुझे इत्तला देने आई हो? अब ये अहमियत रह गई है मेरी तुम्हारी नजरों में? ये क्या कह रही हैं आप मामा? इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने इफ्तिखार के खिलाफ, कम से कम मुझसे मशवरा ही कर लेती। अगर आपसे मशवरा करती तो आप मेरे कदम रोक देती। हाँ, रोक देती। तुम्हें क्या लगता है इफ्तिखार की कैदी बनकर रहने में मेरी मर्जी थी? नहीं, मजबूरी थी मेरी। वो जालिम शख्स किसी को नहीं बख्शेगा। तुम्हारे कुछ भी करने से पहले उसे हर बात का इल्म होता है। या पुरानी बातें कर रही हैं। उस आदमी में तब्दील होने की सलाहियत नहीं है, लेकिन वक्त तब्दील हो चुका है। अब आप वो पुरानी वाली शाज़मीन बेगम नहीं रही हैं जिसके बलबूते पे उसने इतनी बड़ी रियासत बनाई है। आपको क्या लगता है आपके डाउनफॉल के बाद उसको आप में या मुझ में कोई इंटरेस्ट होगा? हरगिज़ नहीं। उस शख्स ने तो अभी से अपना रुख खुशहाली की तरफ कर लिया है, और आप जानती हैं वो खुशहाली क्या है। अनाया बेगम, आप प्लीज अपनी आंखें खोलें। वो शख्स आपको जाते जाते भी बर्बाद करके जाना चाहता है, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं चुपचाप बैठ के तमाशा देखती रहूं। आप क्या सोच रही हैं? सारी जिंदगी हम लोगों ने उस शख्स की खौफ की वजह से गुजारी है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। वो सारी जिंदगी हम लोगों पे जुल्म करता गया और हम लोग सहते गए। अब हमारी बारी है। हम एक वार करेंगे और चारों खाने चित होंगे उसके। मामा, अब हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अब तो फैसले की घड़ी है, या आर या पार। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। उन दोनों के दरमियान की जो एक वजह थी अब वो भी नहीं रही, इसलिए अब मुलाकातों की कोई वजह रह नहीं जाती। अब सिर्फ मैं हूंगा, तुम हो, और हमारा आने वाला बच्चा है। वन बिग
हैप्पी फैमिली। एक मर्द मेरे घर में जो इत्तेफाक से मेरी बीवी का पहला शौहर है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी मेरी सामने मेरी बीवी को गले लगाता है, अजीब नहीं है? मारिया का बाप था, कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा तुमने, कोई और मतलब निकालने का सोचना भी मत। आज बेटी के सोग में गले लगाया है, कल किसी और वजह से गले लगा सकती हो। आज के बाद इफ्तिखारुल अमीन इस घर में मुझे नजर नहीं आना चाहिए, वरना जस्ट रिलैक्स, मेरे बच्चे की सेहत पर असर ना पड़े। इस शैतान को पैदा करने का सोचना भी नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर शुरू हो गई ये औरत। नबील, नबील, और संभाल अपनी माँ को। साहब, नबील साहब तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो दांत क्यों निकाल रहा है? दफाओ। माँ बेटे ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, और हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? बर्बाद कर देगा वो हमें। कौन बर्बाद कर देगा? इस घर में अब बर्बादी के लिए बचा क्या है? मैं बता, तुम नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते। एक और शाज़मान नहीं हो सकता, एक और शाज़मान नहीं पैदा हो सकता। क्या मतलब है? क्या कह रही हो? मैंने उसे मना किया था, मैंने उसे मना किया था कि एक और शैतान नहीं पैदा हो सकता। ये नस्ल यही खत्म हो जानी चाहिए, वो नहीं पैदा हो सकता। किसकी बात कर रही हो तुम? अनाया को मैंने मना किया, मैंने मना किया है कि पैदा होने से पहले इस बच्चे को जाया कर दे। एक और शाज़मान नहीं पैदा हो सकता, ये नस्ल यही खत्म होनी चाहिए। मैं खत्म करूंगी इस नस्ल को। अनाया माँ बनने वाली? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं बताना। अगर शाज़मान को ये पता चल गया तो वो इस बच्चे को जाया नहीं होने देगा। वो खत्म नहीं होने देगा इसे। हाँ ठीक है, अनाया शाज़मान के बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं नहीं, शैतान की कोई माँ नहीं होती, शैतान की कोई माँ नहीं होती। मैं नहीं हूँ शैतान की माँ, मैं उस शैतान की माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं उस शैतान की माँ। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। माँ बनने वाली है। मैं माँ नहीं हूँ किसी की।
अनाया खोड़ो को बेटी की मौत के बाद बेहिसाब पब्लिक सपोर्ट मिला है। शाज़मीन बेगम की पार्टी वैसे ही डगमगाई हुई नजर आ रही थी। इन सब हादसों के बाद यही बातें गर्दिश कर रही हैं कि इस बार इलेक्शन अनाया बेगम ही जीतेंगी। क्या बात है? आजकल मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी घबराहट आ जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत फहमी है तुम्हारी। चलो अब ये सोग मनाना बंद करो, जश्न की तैयारियां करो। जश्न? मारिया की मौत की वजह से बहुत सिंपैथीज मिली है तुम्हें। यही खबर गर्दिश में है कि अगला इलेक्शन तुम्हारा है। खुशी नहीं हुई तुम्हें यह खबर सुनकर? अपनी बेटी की लाश पर से गुजर के मुझे पार्लियामेंट तक का रास्ता तय करना होगा। खुशी होनी चाहिए मुझे। अब बनोगी तुम पक्की सियासतदान। स्पीड तो पक्की है तुम्हारी। सारे मारिया के मामले में हमारी औलाद की बात कहीं बीच में रही। भूल तो नहीं गई ना? गई थी डॉक्टर के पास? गई थी। क्या कहा उसने? कुछ और टेस्ट करवाने को कहे। तो फिर करवाओ ना, और जल्दी करवाओ, वरना बाहर ले जाऊंगा इलाज के लिए। सुन रही हो ना? सुन रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बड़े दिनों बाद नजर आए आप। अब क्या बुलाने के लिए पैगाम भेजना पड़ेगा? तहकीकात में मसरूफ था। कैसी तहकीकात? मैं जानता हूं आपको मेरी बात बुरी लगेगी। कैसी बात? जब से मारिया बीबी की मौत हुई है, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। दिमाग में ये बात ही नहीं बैठ रही थी कि मारिया बीबी की मौत कैसे हो गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये बात तो तय है कि मारिया बीबी की मौत उस रोज के बाद हुई जब आपने वसीयत की बात की थी। लेकिन शाज़मान तो इस वसीयत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ये आप कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि इस वसीयत के बारे में मैंने सिर्फ आपको बताया था। अब अगर आपने मैं अपना मुंह कैसे खोल सकता हूं अनाया बेगम? अगर मैंने अपना मुंह खोला हो तो आप अपनी चप्पल से मार मार के मुझे गंजा कर दीजिएगा। मैं ऐसी गुस्ताखी का कभी सोच भी नहीं सकता। आखिर मारिया मेरी बेटियों जैसी थी। उसकी मौत के बाद तो मेरा दिल फटा जा रहा है। मैं आप पे शक नहीं कर रही। इन आंखों में एक गुनाहगार बात और पड़ी है। क्या? आपने मुझे फोन करके बताया था कि मारिया बेटी ने आंखें खोल ली हैं। अब फिर अचानक ये सब कुछ? ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है। क्या आप ये जानती हैं कि मारिया बेटी से होश में मिलने वाला आखिरी इंसान मलिक शाज़मान था? लेकिन शाज़मान ने तो मुझे कहा कि जब वो अंदर गया था तो वो बेहोश थी। मेरी वहां के डॉक्टर से बात हुई है। मलिक शाज़मान मारिया के साथ पूरे 10 मिनट अंदर रहा। डॉक्टर जब अंदर गए तो मारिया की हालत बिगड़ चुकी थी। अगर मारिया की हालत बिगड़ रही थी तो शाज़मान ने शोर क्यों नहीं मचाया? डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? किस बात का इंतजार कर रहा था वो? अनाया बेगम,
उस रोज वहां कोई खौफनाक हादसा जरूर पेश आया था। मारिया बेटी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। आपको बड़े घर में रहने की आदत है ना, ये घर उतना बड़ा नहीं है। मैं अपने माँ बाप के घर के अलावा कभी किसी घर में नहीं रही, सिर्फ मकानों में रही हूँ। इस जगह से अपनायत महसूस हो रही है। जल्दी घर बन जाएगा ये। इफ्तिखारुल अमीन को जल्दी हम लोगों के इरादों का पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, हम लोग महफूज रहेंगे। मौत ऐलान करके नहीं आती बेटा, जब ऊपर वाले ने लिखी होगी तो आ जाएगी। हम सियासतदान अपनी ताकत पे इतना भरोसा करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की हस्ती से बढ़कर और कोई हस्ती नहीं है, और फिर आखिर हम सब ने लौटकर उसके पास जाना है। मामा, आपने इतनी मायूसी वाली बातें करना क्यों शुरू कर दी हैं? बुढ़ापे का असर है। आप रेस्ट करें, मैं खिज़र साहब से मिलके आती हूँ। तुम कह रही थी वो मुझसे भी मिलना चाहते हैं? हाँ मामा, मैं तो सोच रही हूँ कि अगर आप उनसे जल्द से जल्द मिल लें तो हमारे केस को आगे बढ़ाने में फ़ायदा होगा। जब तुम मुनासिब समझो। अब तो वक्त ही वक्त है मेरे पास। अब आपका आराम करने का वक्त है। आप टेंशन ना लें, मैं सब संभाल लूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं अनाया खोड़ो बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ वकील साहब। वो दरअसल मुझे आपसे अपनी वसीयत के सिलसिले में बात करनी थी। कुछ अरसे पहले अपने पीए के हाथों मैंने मैसेज करवाया था, लेकिन मेरे ख्याल से आप मसरूफ होंगे तो बात नहीं हो पाई। हाँ, मैंने आपको कॉल की थी लेकिन आपसे बात हो नहीं सकी। अच्छा, कब फोन किया था? काफ़ी अरसा हो गया है। मैंने आपके शोहर मलिक शाजमान के पास पैगाम भी छोड़ा था। शायद आप अपना फ़ोन घर पे भूल गई। उन्होंने बताया नहीं आपको? क्या बात हुई थी आपकी शाजमान से? कोई ज़्यादा तफसील से तो नहीं हुई, बस मैंने यही कहा था कि आप अपनी वसीयत के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाह रही हैं, और जब आपकी उनसे मुलाकात हो तो आपको बता दें। हो सकता है उनके जहन से निकल गया हो। वकील साहब, मुझे आपसे जल्द मिलना है। वेल, अभी तो मैं इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ, 1 हफ्ते तक आ जाऊँगा, फिर मिल लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही इस्लामाबाद से हैं प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर मिलिएगा, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके, इंशाल्लाह। मुझे अपडेट्स देते रहना। आज इफ्तिखारुल अमीन को कस्टडी में लिया जा रहा है, आप तैयार हैं? इस दिन के लिए मैं बरसों से तैयार थी। आपने अपने और शाजमीन बेगम के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करवा लिए हैं? इफ्तिखारुल अमीन बहुत पहुंची हुई चीज है, जल्दी बेल करवा लेगा। और फिर भूखे शेरों की तरह हमारे पीछे आएगा। बट यस, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी, जो तकदीर में होगा वही होगा। मैं तो समझता था आप उन लोगों में से हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखने पर यकीन रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट सियासतदानों को अपनी ताकत पे बहुत भरोसा होता है। वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि ऊपर वाले से बड़ी किसी की हस्ती नहीं है, और फिर जाना तो उसी के पास है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सियासतदान जिसका ईमान भी है। आप वाकई बहुत यूनिक हैं।
थैंक यू। हमारा अगला कदम क्या होगा? आपने कहा था कि आपके मीडिया में बहुत कनेक्शंस हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हेलो, हाँ इरम, क्या ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब समझ गई हूँ। यस, विद इन 2 आवर्स ये खबर हर न्यूज चैनल पे होगी। ओके, तुम्हारा पहला काम हो गया। इफ्तिखारुल अमीन को पुलिस बहुत जल्द अपनी हिरासत में लेने वाली है। ये तो एक छोटा सा कदम है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है सोहा, बट हमारे सफर का आगाज जरूर हो गया। थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई नबील, तुम्हारी दुश्मनी शाज़मीन बेगम से है, मलिक शाहजमान से है, तो फिर इफ्तिखारुल अमीन को कस्टडी में पहुंचाने से तुम्हें क्या हासिल होगा? शाज़मीन बेगम तो सिर्फ एक मोहरा थी, उसे खिलाने वाला असल खिलाड़ी हमेशा इफ्तिखारुल अमीन रहा है। उसके ऊंचे उड़ने के अरमान अब भी जिंदा हैं, उन्हें खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है सोहा। शाज़मीन और इरम के लिए तुम्हारा क्या इरादा है? कहीं तुम ऐसा कुछ ना करो जो तुम्हारे अपने लिए नुकसानदेह हो जाए। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने अभी कुछ नहीं किया, करेगी तो सिर्फ इरम। ये अक्ल का खेल है मेरी जान। इस सियासी जंगल में एक चिंगारी काफी होती है, देखते ही देखते ये पूरे जंगल को ये आग अपनी लपेट में ले लेती है और सब जलकर राख हो जाता है। और इस चिंगारी को जलाने में तुमने बहुत अहम किरदार अदा किया है सोहा, थैंक यू सो मच। नबील, अगर इरम को पता चल गया मैं तुम्हारे साथ। तुमने कुछ गलत नहीं किया है सोहा, मैं जानता हूँ इरम तुम्हारी दोस्त है, लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला मंगेतर हूँ। तुमने अपनी वफादारी बहुत समझ के दिखाई है, थैंक यू सो मच। नबील, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे ये अबॉर्शन चाहिए। इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इस बच्चे के होने से मेरी जान को ज्यादा खतरा है। देखो, मैं तुम्हें जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, वरना प्रोफेशनली तो मैं इतना हाई रिस्क ले ही नहीं सकती। मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आप पे सबसे ज्यादा एतबार करती हूँ। और मैं तुम्हें पहले दिन से यही बात कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। क्या तुम्हें मलिक शाहजमान को लेकर कोई डर है? तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ। आप शाहजमान से कोई बात नहीं करेंगी। तुमने तो मुझे बेबस करके रख दिया, तुम मुझे अपनी मदद करने ही नहीं दे रही हो। मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है, और अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं मुल्क से बाहर जाके काम करवा लूँगी, लेकिन इस बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। मैं अपने मुस्तकबिल की खातिर अपनी जान पे ये जुआ खेल जाऊंगी। जी साहब। ये बताओ, बेगम साहिबा घर में या दफ्तर गई हैं? जी साहब, वो घर में हैं या नहीं? नहीं साहब। ठीक है, उसको भेज मेरे पास, नजीब को। साहब वो भी नहीं है। तो फोन करके बुलवाओ उसे, काम है मुझे उससे। साहब वही तो कह रही हूँ, नजीब साहब चले गए हैं, बेगम साहिबा भी चली गई हैं, अब वो यहाँ नहीं रहते हैं। क्या बकवास कर रही है तू? माफ़ी साहब, आप जब 2 दिन सिकंदराबाद में थे, शाज़मीन बेगम और इरम बीबी घर छोड़ के चली गई और नजीब साहब ने भी नौकरी छोड़ दी। जा तू। जी सर जी। क्या बात है? बाहर पुलिस आई है।
जा जाके पूछ काम क्या है उन्हें। कहते हैं आपके नाम का वारंट है। किसकी मौत आई है जो मेरे नाम का वारंट लेके आया? अस्सलाम वालेकुम। लगता है तुझे अपनी वर्दी से प्यार नहीं है, वरना यहाँ इफ्तिखारुल अमीन को अरेस्ट करने की हिम्मत न करता। ना सही, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ सही। वो तो सही ऊपर क्या डर है ना सही, ड्यूटी तो करनी है सही। चार्ज क्या लगाया है साहब? करप्शन का सही, करप्शन का चार्ज लगाया है। मेरी 2 दिन की गैर मौजूदगी में शेरनी बन गई हो, मुझसे पीछा छुड़ाने की ये चाल चली है उसने। सही गुस्ताखी माफ सही, सही ऊपर क्या डर है सही, मुझे भी तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है ना सही। अभी आप मेरे साथ चले और सही मैं हूं ना सही, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा सही। बाकी फोर्स मेरी दरखास्त में बाहर खड़ी है। मीडिया प्रेस व्रेस आ गया तो सही बात बढ़ जाएगी और बड़ी परेशानी हो जाएगी सही। और ठीक है, जा आता हूँ। मेहरबानी सही, मेहरबानी। दिन गिनना शुरू कर दो शाज़मीन बेगम। साए की तरह मंडलाऊंगा तुम्हारे सर पे मैं। मौत की दुआ करोगी और मौत नहीं आएगी। हमें अभी इत्तला मिली है कि इफ्तिखारुल अमीन के खिलाफ उनकी बीवी शाज़मीन बेगम और उनकी बेटी इरम शाज़मीन ने करप्शन के केसेस दर्ज करवा दिए हैं। इसी बिना पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। इस खबर ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। इफ्तिखारुल अमीन जो हमेशा अपनी बीवी शाज़मीन बेगम का साथ देते नजर आए, आज उनके खिलाफ इतना बड़ा इल्ज़ाम गर्दिश कर रहा है। इस बारे में इफ्तिखारुल अमीन ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और इस बारे में शाज़मीन बेगम से भी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम जल्द ही आपको आने वाली तब्दीलियों से आगाह करेंगे। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। याद देता हूँ शाज़मीन बेगम तुम्हारी हिम्मत की। बिन पानी के तड़पने वाली मछली फिर से तालाब में तैरने की कोशिश कर रही। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, कोई खबर मिली? जी। क्या हो रहा है ये? शाज़मीन दोबारा अपनी पोजीशन जमाने के चक्रों में? ऐसा कुछ नहीं होगा मामा। तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है मुझे अब। जो औरत इफ्तिखारुल अमीन के साथ ऐसा कर सकती है तो वो ज्यादा रोज जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि इफ्तिखारुल अमीन उसे जिंदा नहीं रहने देगा। जेल में सड़ता रहेगा तो अंदर बैठ के क्या कर लेगा वो? वो कोई छोटा आदमी नहीं है, अपना बंदोबस्त जल्दी करवा लेगा। ना इफ्तिखारुल अमीन वो रहा, ना शाज़मीन। कप्तान बदल गया है। कौन है कप्तान? अनाया बेगम? तब भी कप्तान इफ्तिखारुल अमीन रहेगा, मलिक शाज़मान नहीं। भूल है तुम्हारी, पागल आदमी हो तुम। दिमाग खराब है, तुझे किसी बात का होश नहीं, कुछ पता नहीं है। बेवकूफ आदमी। अनाया की पार्टी मजबूत होती जा रही है। एक औरत की मिल्कियत खत्म होती है, दूसरी सर पे सवार हो जाती है। तुमसे कुछ ना हो सका। देखो नबील, ये मामला हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। शाज़मीन और इरम इफ्तिखारुल अमीन के जाने के बाद अकेली हो गई हैं और उनके पास पार्टी की सपोर्ट भी नहीं। ऐसे खत्म की गई ऐसे।
इन दोनों में से किसी एक औरत का एंड लगाएं, उसके बाद अनाया बेगम के बारे में भी सोच लेंगे। वो कहानी वैसे ही खत्म हो चुकी है, मुझे उसमें कोई मजीद दिलचस्पी नहीं है। देख लिया अपने बेटे को। इसे अपने भाई के कातिल में दिलचस्पी नहीं है, बेगैरत बेशर्म। लेकिन मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के इंतजार नहीं करूंगा कि वो औरतें कब दूसरा वार करती हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन दोनों में से किसी एक औरत को जाना होगा। इफ्तिखार की बिल का इंतजाम क्यों नहीं हुआ अब तक? बात चल रही है, बड़े तगड़े इल्जाम लगाए इफ्तिखार साहब पे। बहुत मुसीबत में आ गए इफ्तिखार साहब। आखिर ये शाज़मीन में इतनी हिम्मत आई कहां से? सुना है उसकी बेटी वो इरम, उसने किसी बड़े वकील का इंतजाम किया है। इफ्तिखार साहब तो बहुत मुसीबत में आ गए। बड़ी गहरी चाल चली इस शाज़मीन ने, और उसकी पार्टी का इमेज भी उभरता जा रहा है। सारे इल्जाम इफ्तिखार पे डाल के खुद को बेकसूर साबित करना चाह रही है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। पता नहीं किस हाल में होंगे इफ्तिखार साहब। आप चाहे मुझे कितनी आंखें दिखा लें, लेकिन सच कह रहा हूं, इस बार तो इलेक्शन आपके हाथ में है, लेकिन इस मलिक शाज़मान से आपको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। नुकसान ही नुकसान देगा ये। सही कह रहा हूं मैं। आप यहां? तुझसे जरूरी बात करनी थी। तेरी बेगम कहाँ? घर पे नहीं है। इफ्तिखार और अमीन की खबर मिल गई? जी। मुझे डर है कि शाज़मीन दोबारा पावर में ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इलेक्शन अनाया का है। तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इलेक्शन जीतने के बाद वो सब कुछ तेरी झोली में डाल देगी। वो भी कर देगी। बहुत बेवकूफ है तू यार। भूल है तेरी। तू इतना अहमक निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो क्या जानता है अपनी बीवी के बारे में? सबसे पहले तुझे लात मारेगी पावर में आने के बाद। याद रखना, यह है तेरी बीवी की हकीकत। एक लफ्ज भी और बोला अगर मेरी बीवी के बारे में, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि कभी आपको बाबासाई में कहता था। बड़ी तरफदारी कर रहा है अपनी बीवी की। क्या जानता क्या है तो उसके बारे में? कुछ भी नहीं जानता। उसकी असलियत के बारे में तो कुछ नहीं जानता। मुझसे पूछ, मैं जानता हूं उसकी असलियत, उसकी ज़हनियत। तुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और तू इस सौदे को शादी समझ बैठा। अब हौसला है तो सुन। उसकी कोख में तेरा बच्चा है। वो तुझसे इतनी नफरत करती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जाया करवाना चाहती है इस बच्चे को वो। ये हकीकत है तेरी बीवी की।
अगर एक लफ्ज भी और बोला तो यहीं जिंदा काट दूंगा तुझे, समझा? वाह, शाबाश बेटे, शाबाश। ये दिन भी दिखाना था तुम्हें मुझे। तुझे अपने बेटों की तरह पाला पोसा जवान किया, और तूने आज मेरा ही गिरबान पकड़ लिया। गिरा रहा है तो अपनी बीवी के लिए ना सजदे में गिरा रहा है, गिरा रहा है सजदे में, और वो तेरी ही पीठ में खंजर घोंप के चली जाएगी। और मलिक हयात, अगर ये बात झूठ निकली तो फिर यहां पे खंजर घोंपना, इधर मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। आज हालात बदल गए हैं शाज़मान, लेकिन मैं आज भी तुझे अपना बेटा, अपना शेर समझता हूं। रही तेरी बीवी की हकीकत, तो जा उसे किसी डॉक्टर के पास लेके जा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जीता रहे। हैरत है इफ्तिखार साहब कि आज का बड़े से बड़ा सियासतदान जो काम नहीं कर सका वो एक औरत ने कर डाला। गुस्ताखी माफ। अब औरतें घरों की चार दीवारी में बैठकर शौहरों की खिदमत करने वाली नहीं रही। आपको कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। आप मेरी बेल के पेपर्स तैयार करें और उसका इंतजाम करें। उस औरत को मैं देख लूंगा। फिलहाल अपने जज्बात पर काबू रखें। बेल तो मैं आपकी कर ही रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोर्ट को लगेगा कि आप किसी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं या मुल्क से बाहर भागने का कोई रिस्क है, तो आपकी बेल फौरन जब्त कर ली जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। और आप खड़े होकर ये सारा तमाशा देखते रहेंगे। केस बहुत संगीन हो चुका है इफ्तिखार साहब, और मीडिया में इतनी हाइप मच गई है कि आसानी से गायब नहीं हो सकते। वक्त बदल गया है इफ्तिखार साहब। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप हर दुश्मन को दोस्त बनाएं, आपको जरूरत पड़ेगी। और रही बात उस औरत की, तो उसे डराएं, धमकाएं, कुछ भी करें। इस वक्त उसकी जिंदगी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वरना इन हालात में आपको कोई नहीं बचा सकता। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हो रही है। हैरत हो रही है? ऐसा क्यों कहा आपने? भाई मेरा तजर्बा तो यही कहता है, सिर्फ उस सियासतदान से मिलकर खुशी होती है जो इस वक्त पावर में, जो ढल गया उससे मिलकर सिर्फ कोफ्ती होती है। इतनी हिम्मत तुम में आई कहां से कि मलिक शाहजमान का बच्चा जाया कर सको? इस बच्चे को एक आंच भी आई ना, एक आंच भी आई तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें यहां, समझी?